हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां पहली बार एलएसी पर बनेगी बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट। चीनी सेना की हर चालाकी पर रहेगी भारतीय सेनाओं की पैनी नजर। जी हां दोस्तों, एलएसी पर बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट को मिल गई है मंजूरी। बताएंगे क्या है ये, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां आखिर अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर क्या साजिश करने जा रहा है चीन। पाकिस्तानी विदेश मंत्री भी लेंगे इसमें हिस्सा। आखिर क्या माजरा है दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जहां दिल्ली में पकड़े गए आईएसआईएस आतंकी का सबसे बड़ा खुलासा। टारगेट पर था राम मंदिर और देश के कई बड़े नेता। दोस्तों, नाम जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कन्हैया लाल हत्याकांड को किया याद। राजस्थान के दर्जी कन्हैया लाल को याद किया। दोस्तों, मोदी जी ने बताएंगे क्या कहा उन्होंने। एक से एक बड़ी खबरें बताएंगे। बनेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ जहां पहली बार एलएसी पर बनेगी बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट। चीनी सेना की हर चालाकी पर रहेगी पैनी नजर। जी हां, एलएसी पर बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट को मंजूरी दे दी गई है। ट्रेड ऑफिसर चीनी सेना की हरकतों पर हर वक्त रखेंगे नजर। बता दें, केंद्र सरकार ने पहली बार भारत चीन सीमा पर बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट यानी बीआईपी स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास बीजिंग की ओर से सैन्य और हथियारों की तैनाती से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यह कदम उठाया है। मामले के जानकारों ने बताया है कि बीआईपी का मकसद अतिक्रमण और घुसपैठ के जरिए यथास्थिति को बदलने के प्रयास को रोकना भी है। ये लोग सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देंगे। इन्हें राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी एनटीआरओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी आरएडब्ल्यू जैसी एजेंसियों से भी सहयोग मिलेगा। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की किसी भी असामान्य गतिविधि के वक्त इनकी भूमिका बेहद अहम होगी। एक टॉप ऑफिसर ने नाम न बताने की शर्त पर हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि बीआईपी को आईटीबीपी की सीमा चौकियों यानी बीओप्स के आसपास बनाया जाएगा। इनमें से हर एक में खास ड्यूटी के लिए 4 से 5 खुफिया अधिकारी तैनात होंगे। वे किसी भी तरह की असामान्य गतिविधि होने पर सरकार को रिपोर्ट करेंगे। मालूम हो कि इस समय लद्दाख के अरुणाचल प्रदेश तक भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी के 180 से अधिक बीओपी है। सरकार ने इस साल की शुरुआत में एलएसी पर 47 अतिरिक्त सीमा चौकी और सीमा सुरक्षा बल के 12 स्टेजिंग शिविरों को भी मंजूरी दे दी, जिन्हें हिमवीर भी कहा जाता है। इसके लिए 9400 कर्मियों, 7 बटालियन को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अधिकारी ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि कितनी वीआईपी स्थापित की जाएंगी। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इसके लिए केंद्र की ओर से कितना बजट मंजूर किया गया। हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया कि धीरे धीरे सभी संवेदनशील बीओपी में खास तौर से ट्रेंड खुफिया अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। इनके पास लेटेस्ट सर्विलांस टूल्स मौजूद होंगे। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब चीन की ओर से एलएसी पर अपनी ताकत दिखाने, नियमित घुसपैठ के प्रयास से भारत को उकसाने का सिलसिला जारी है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मोदी सरकार के इस बड़े फैसले का वाकई में समर्थन करते हैं तो बिल्कुल राइट डिसीजन कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दे इतना ही नहीं, आखिर अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर क्या साजिश करने जा रहा है चीन। पाकिस्तानी विदेश मंत्री भी लेंगे हिस्सा। आपको बता दे, पाकिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। वो चीन में होने वाले तीसरे ट्रांस हिमालय फोरम फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में हिस्सा लेंगे। तीसरा ट्रांस हिमालय फोरम फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन 4 से 5 अक्टूबर को तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के निंगची में आयोजित किया जा रहा है। ये इलाका भारत के अरुणाचल प्रदेश के करीब है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के आमंत्रण पर जलील अब्बास जिलानी ये यात्रा करेंगे। ट्रांस हिमालय फोरम की शुरुआत 2018 में भौगोलिक कनेक्टिविटी, पर्यावरण संरक्षण, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने सहित विभिन्न विषयों पर क्षेत्रीय देशों के बीच व्यवहारिक सहयोग को गहरा करने के लिए की गई थी। फोरम की आखिरी व्यक्तिगत बैठक 2019 में आयोजित की गई थी। भारतीय सीमा के करीब 2 दुश्मन इकट्ठा हो रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जिलानी ट्रांस हिमालय फोरम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ जहां दिल्ली में पकड़े गए आईएसआईएस आतंकियों का बड़ा खुलासा। कहा टारगेट पर था राम मंदिर और देश के कई बड़े नेता। जी हां, सोमवार को दिल्ली में पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के 3 आतंकियों को पकड़ा है। ये तीनों आतंकियों ने पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा किया है। कड़ी पूछताछ के दौरान आतंकियों ने बताया है कि उनके निशाने पर देश के कई बड़े नेताओं के साथ कुछ मंदिर भी थे। इस दौरान आतंकियों का अयोध्या का राम मंदिर के साथ ही मुंबई का छाबड़ा हाउस भी इनके निशाने पर था। पूछताछ में तीनों आतंकियों शाहनवाज, रिजवान और अरशद ने कई बड़े खुलासे किए हैं।
जी हाँ ISIS आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। इस दौरान पुलिस को आतंकियों के मुंह से कई बड़े राज उगलवाने में कामयाबी मिली है। आतंकी शाहनवाज उर्फ सैफी, अरशद और रिजवान ने कई बड़े खुलासे किए। आतंकियों ने बताया कि देश की कई फेमस जगह उनके टारगेट पर थी। इस दौरान उनका टारगेट अयोध्या का राम मंदिर, मुंबई का छाबड़ा हाउस और देश के कई बड़े नेता थे। अपने प्लान को पूरा करने से पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों को अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली से अरेस्ट किए गए दोनों आतंकियों के ठिकाने से पुलिस को कई संदिग्ध चीजें मिली है। इनमें हथियार के साथ हथियार बनाने वाले सामान भी बरामद किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार दोनों आतंकियों के ठिकाने से पुलिस को IED बनाने का सामान मिला है और इसके साथ ही पिस्टल भी बरामद की गई है। मिली जानकारी के अनुसार इन तीनों का 26/11 से भी बड़ा हमला करने की तैयारी थी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने फिर इकट्ठा हुए खालिस्तानी। हरदीप सिंह निज्जर के समर्थन में की नारेबाजी, भारी पुलिस बल तैनात। बता दें, लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तान समर्थकों का बड़ा दुस्साहस प्रदर्शन के बीच ब्रिटिश सुरक्षा बल तैनात। दरअसल ब्रिटेन में एक बार फिर भारतीय उच्चायोग के बाहर बड़ी संख्या में खालिस्तानी समर्थक इकट्ठा हुए और भारत विरोधी नारे लगाए। इस दौरान उच्चायोग के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। समर्थकों ने दावा किया कि वो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में इनामी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को सरेराह गुरुद्वारे के बाहर कुछ नकाब पोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं हाल ही में स्कॉटलैंड में भारतीय राजनयिक को गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। इसके बाद गुरुद्वारा समिति की जमकर आलोचना हुई। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू और सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्य दूतावास में काउंसिल जनरल डॉक्टर टीवी नागेंद्र प्रसाद को धमकी दी गई थी और पोस्टों के जरिए निशाना बनाया गया था। इससे पहले खालिस्तान समर्थकों ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राजनयिकों को धमकी दी थी। यानी कि दोस्तों, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इन खालिस्तानियों की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं, जो भारतीय लोगों पर लगातार आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। निज्जर की हत्या के बाद इनका दुस्साहस बढ़ा। ऐसे में दोस्तों, मोदी सरकार को क्या बड़ा कदम उठाना चाहिए, कमेंट में लिखकर सुझाव जरूर दीजिएगा आप लोग इन खालिस्तानी आतंकियों के विरुद्ध। चलते दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां इंडियन एयरफोर्स का एयर शो से जुड़ी बड़ी खबर। 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट लेंगे हिस्सा राफेल की दहाड़ से गूंजेगा आसमान। बता दें, प्रयागराज में 8 अक्टूबर को एयर शो का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए संगम को संवारने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। शो के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से सेना की तरफ से 3 से 8 अक्टूबर तक संगम और आसपास के इलाके में किसी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी गई है। एयर शो के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सोमवार को साइकिल रैली लेकर संगम पहुंचे एयर मार्शल RGK कपूर ने कहा है कि ये एयर शो अद्भुत होगा क्योंकि इसमें राफेल समेत 100 से अधिक विमान अपनी ताकत दिखाएंगे। एयर मार्शल कपूर ने बताया कि इस वर्ष वायुसेना अपनी स्थापना के 91वें वर्ष पूरी कर रही है, इसलिए संगम क्षेत्र में 8 अक्टूबर को एयर शो आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले एयर शो हिंडन यानी गाजियाबाद में होता था, जहां दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र के लोग ही इसे देख पाते थे, लेकिन इस बार हमने इसे प्रयागराज में आयोजित करने की योजना बनाई। संगम क्षेत्र काफी विशाल होने से यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग एयर शो का आनंद उठा सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रयागराज एयर शो के लिए परफेक्ट जगह है क्योंकि नदी के किनारे बड़ा मैदान है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग एयर शो देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा आप लोग। IAF ऑल द बेस्ट। अगली खबर की बात करें, जहाँ भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क लेकिन सड़क हादसे हैं चुनौती। जी हाँ, वर्ल्ड रोड कांग्रेस में बोले नितिन गडकरी जी। बता दें, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने सोमवार को कहा कि भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र है। प्राग में 27वीं वर्ल्ड रोड कांग्रेस को संबोधित करते हुए गडकरी ने दुर्घटनाओं को भारत के लिए बड़ी चुनौती बताया। गडकरी ने कहा कि हम दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क हैं और अब एक ही समय में हम दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र हैं। ये दो ताकतें हैं, लेकिन साथ ही हम सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं का सामना कर रहे हैं और ये देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बोलते हुए नितिन गडकरी जी ने कहा कि भारत ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सड़क इंजीनियरिंग, आपातकाल, शिक्षा और प्रवर्तन से संबंधित कई डिसीजंस लिए हैं, निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए संसद में कानून के रूप में विशेष कदम उठाए हैं, लेकिन साथ ही हमें इसमें उचित सफलता नहीं मिल रही है। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की, जहां पर जिस मुद्दे पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खुद को बताते हैं चैंपियन, उसी पर एलोन मस्क ने दिखा दिया ट्रूडो को आईना, लगा दिया ये आरोप। दरअसल कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी भारत विरोधी गतिविधियां
अभिव्यक्तियां करते हैं तो वहाँ के पीएम जस्टिन ट्रूडो इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताते हैं। वो खुद को दुनिया में बोलने की आजादी को समर्थन देने के मामले में चैंपियन बताते फिरते हैं। अब इसी मुद्दे पर एलोन मस्क ने उन्हें आईना दिखाया है। स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ एलोन मस्क ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार को बोलने की आजादी को कुचलने वाला बताया है। उन्होंने इसे शर्मनाक कहा है। दरअसल कनाडा की सरकार ने हाल ही में आदेश दिया है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस देने वालों को पहले सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा ताकि नियामक नियंत्रण लागू किया जा सके। इस मुद्दे पर पत्रकार और लेखक ग्लेन ग्रीनवाल्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि कनाडाई सरकार दुनिया की सबसे दमनकारी ऑनलाइन सेंसरशिप योजनाओं में से एक से लेस है। सरकार ने घोषणा की है कि पॉडकास्ट की पेशकश करने वाली सभी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं को औपचारिक रूप से सरकार के साथ पंजीकृत होना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं जहां चीन के खिलाफ मुकाबले के लिए ताइवान को अपनी लड़ाकू क्षमताएं बनाए रखने की आवश्यकता। जी हाँ, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा बता दें, इस वक्त चीन और ताइवान के बीच जोरदार तनातनी चल रही है। इसी बीच ताइवान की शीर्ष सरकारी एजेंसी यानी मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल ने सोमवार यानी 2 अक्टूबर को अपने एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि चीन के सैन्य शक्ति से मुकाबला करने के लिए ताइवान को अपनी लड़ाकू क्षमताओं और युद्ध रणनीति को विकसित करने की आवश्यकता है। ताइवान के ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन शांतिपूर्ण एकीकरण और बल की मदद से एकीकरण दोनों रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कम या उसे थोड़े ज्यादा समय में ताइवान के भू राजनीतिक जोखिम और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों में बढ़ोतरी होने की आशंका है। ताइवान की रिपोर्ट में इस बात को मुख्य रूप से शामिल किया गया है कि सीसीपी की तरफ से डराने, धमकाने और हमलों को सैन्य रणनीति के रूप में इस्तेमाल करने से देश की शक्ति, संचार और मेडिकल सिस्टम खत्म हो जाएंगी। इसमें कहा गया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से साल 2027 तक ताइवान के साथ एकजुट होने के लिए सैन्य कार्रवाई करके अपने नेतृत्व को मजबूत करने की कोशिश करने की संभावना को कम करके नहीं आंका जा सकता। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां पाकिस्तान में परेशान हुई नसरुल्लाह संग रह रही अंजू इस महीने भारत आने की तैयारी। क्या भारत में आते ही होगी अरेस्ट? आपको बता दें, पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ जिंदगी बिता रही भारत की अंजू अब इस महीने भारत आने वाली है। अंजू ने खुद इसका ऐलान किया है। वो अक्टूबर में अकेले भारत वापस लौटेगी। अंजू ने कहा कि मेरा अकेले भारत जाने का इरादा है और बाद में नसरुल्लाह को बुलाऊंगी। अंजू ने कहा कि उन्हें अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है और उन्हें उनसे मिलने के लिए बेताब हूँ। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। वहीं अंजू के पहले पति अरविंद पुलिस में शिकायत दर्ज करा चुके हैं और जांच की भी मांग की है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अंजू को आईएसआई से मदद मिली। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या अंजू को भारत पहुंचने पर हिरासत में ले लिया जाएगा? पाकिस्तान जाकर अंजू अब नसरुल्लाह से शादी करके इस्लाम अपना चुकी है और उनका नया नाम फातिमा हो गया है। वो अब इस समय खैबर पख्तूनख्वा इलाके में नसरुल्लाह के साथ जिंदगी बिता रही है। अंजू इन दिनों सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है और अक्सर डांस करने और घूमने के वीडियो डालती रहती है। अंजू ने हाल ही में खुलासा किया था कि वो भारत वापस जाने वाली है। वहीं नसरुल्लाह ने भी भारतीय मीडिया से बातचीत में इसे स्वीकार किया था। नसरुल्लाह ने कहा कि अंजू मानसिक रूप से परेशान है। नसरुल्लाह ने कहा कि अंजू अपने बच्चों को बहुत याद कर रही है। नसरुल्लाह ने अंजू के मानसिक स्वास्थ्य पर चिंता जताई है और जोर देकर कहा कि वो इसके लिए अच्छा होगा कि वो भारत लौट जाए, जिससे अंजू अपने बच्चों से मिल सकेगी। अब ऐसे में दोस्तों, क्या अंजू को भारत आते ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए? नियम क्या कहता है दोस्तों, आपके हिसाब से कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता कितनी अवेयर है इन चीजों से। अगली खबर की बात करें जहां क्या रशिया यूक्रेन युद्ध में अपने सैनिकों को भेजेगा ब्रिटेन? प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बताया अपना पूरा प्लान बता दे। रशिया और यूक्रेन के बीच 1 साल से ज्यादा समय से युद्ध जारी है और इस बीच कई देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया है, यूक्रेन का सपोर्ट किया है। हाल ही में ब्रिटेन के नए रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स ने सुझाव दिया था कि यूक्रेनी सैनिकों का ब्रिटिश सैन्य प्रशिक्षण पश्चिमी यूक्रेन में स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि अब इस पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपना रुख साफ कर दिया और बताया कि यूक्रेन को लेकर उनका क्या प्लान है। ऋषि सुनक ने कहा कि सैन्य प्रशिक्षकों को यूक्रेन में तैनात करने की उनकी कोई तत्काल योजना नहीं है। ऋषि सुनक ने मैनचेस्टर में सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। बता दें कि यूक्रेनी सैनिकों का ब्रिटिश सैन्य प्रशिक्षण फिलहाल ब्रिटेन के सैन्य अड्डों पर चल रहा है, जबकि ब्रिटेन के नए रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स ने हाल ही में सुझाव दिया था कि यूक्रेनी सैनिकों का ब्रिटिश सैन्य प्रशिक्षण पश्चिमी यूक्रेन में डिस्प्लेस्ड किया जा सकता है, यानी स्थानांतरित किया जा सकता है। चलते अगली खबर की तरफ जहां अमेरिका में बनकर तैयार हुआ अक्षरधाम मंदिर उद्घाटन के लिए पीएम मोदी और सुनक ने दी शुभकामनाएं। बता दें अमेरिका के न्यू जर्सी के रोम्बिसविले में बीएपीएस स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 30 सितंबर से अक्षरधाम मंदिर का
बहुप्रतीक्षित समर्पण समारोह चल रहा है। 9 दिन का यह समारोह परम पावन महंत स्वामी महाराज की उपस्थिति में जारी है। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों सहित सम्मानित नेताओं ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसे सांस्कृतिक मील का पत्थर बताया है। विश्व स्तर पर BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम हिंदू कला, वास्तुकला और संस्कृति का मील का पत्थर है। वे आध्यात्मिक और सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। ये सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए खुले हैं। न्यू जर्सी में अक्षरधाम विश्व स्तर पर तीसरा ऐसा सांस्कृतिक परिसर है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां तुर्की ने किया पलटवार, आत्मघाती हमले का दिया करारा जवाब, इराक पर बरसाए बम, मारे गए कई लड़ाके। जी हां दोस्तों, अटैक के बाद तुर्की ने छेड़ी दुश्मनों के खिलाफ जंग, इराक में घुसकर 20 से ज्यादा ठिकाने कर दिए ध्वस्त। दरअसल तुर्की की राजधानी अंकारा में जोरदार आत्मघाती हमले की घटना में एक हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था। जैसा कि आपको पता होगा जिन्होंने हमारे कल के खबर को देखा था, इस भयावह घटना से अंकारा में हड़कंप मच गया था। इस घटना के बाद तुर्की ने जोरदार पलटवार किया और इराक पर जवाबी कार्रवाई की है। तुर्की की वायुसेना ने इराक स्थित कुर्द लड़ाकों के कई ठिकानों पर बमबारी की है। इस बमबारी में कई कुर्द लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। दरअसल कुर्द विद्रोहियों के संगठन ने अंकारा में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली थी। तुर्की के आंतरिक मामलों के मंत्री ने वायुसेना की कार्रवाई की पुष्टि की है, साथ ही कहा है कि आतंकियों के मारे जाने तक लड़ाई जारी रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की की एयरफोर्स ने कुर्द की वायुसेना ने कुर्द विद्रोहियों के उत्तरी इराक स्थित 20 ठिकानों को तबाह कर दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत। पाकिस्तान की कोर्ट ने 9 मामलों में जमानत कर दी बहाल। बता दे, पाकिस्तान में एक कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इमरान खान की 9 अलग अलग मामलों में जमानत को सोमवार को बहाल करते हुए उसे निरस्त करने के विभिन्न निचली अदालतों के फैसले को रद्द कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की पीठ ने 9 मई के दंगों के सिलसिले में 3 मामलों, इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन से संबंधित 3 मामलों और तोशाखाना मामले, धारा 144 के उल्लंघन और हत्या के प्रयास के एक मामले में इमरान खान की अर्जी पर सुनवाई की। इनमें से 6 मामले विभिन्न जिला और सत्र अदालतों में थे। 3 मामले आतंकवाद निरोधक अदालतों में लंबित थे। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भारत की नकल कर मून मिशन लॉन्च कर रहा पाकिस्तान, चीन बना मददगार। बता दें, भारत के चंद्रयान से जल गया चीन, चांद पर ले जाएगा पाकिस्तानी सैटेलाइट। आखिर क्या है ड्रैगन का प्लान? दरअसल चीन की स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी CNSA ने कहा है कि चीन अगले साल यानी 2024 में अपना लूनर मिशन चांगे 6 भेज रहा है। इस मिशन के साथ पाकिस्तान का एक पेलोड भी जा रहा है। फिलहाल ये मिशन अभी रिसर्च और डेवलपमेंट फेज में है। चांगई 6 मिशन में चीन चांद के फार साइड यानी अंधेरे वाले हिस्से से सैंपल लेकर आएगा। अभी तक जितने भी चांद के सैंपल आए हैं वो नियर साइड यानी जो हिस्सा हमें दिखता है वहां से लाए गए हैं। फार साइड में आमतौर पर ज्यादा प्राचीन माना जाता है। वहां पर एक ही एटकेन बेसिन है। ये चांद के 3 सबसे बड़े और प्रमुख जमीनी हिस्सों में से एक है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 12 नवजात सहित 24 मौतों से मच गई सनसनी। यानी 24 घंटे में 24 की मौत की सबसे बड़ी खबर। विपक्ष ने शिंदे सरकार पर बोला चौतरफा हमला। बता दे, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक सरकारी अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 12 नवजात शिशुओं सहित 24 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई है। अस्पताल के डीन ने इन मौतों की वजह को दवाओं और अस्पताल कर्मचारियों की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। नांदेड़ के शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल की ये घटना है। मौतों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने मुंबई में कहा कि अस्पताल में क्या हुआ इसके बारे में अधिक जानकारी मांगी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। उधर 24 घंटे में 24 मौतों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। विपक्ष ने कहा कि इन मौतों पर ट्रिपल इंजन की सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां चित्तौड़गढ़ में PM मोदी ने कन्हैया लाल हत्याकांड को किया याद। कहा कपड़े सिलाने के बहाने आते हैं। और पूरी बात आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार पर गत 5 साल में राजस्थान की साख को तबाह कर देने का आरोप लगाते हुए भरोसा दिलाया है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर वो जनहित की किसी योजना को नहीं रोकेगी। वहीं गुंडागर्दी, दंगे, बेईमानी एवं भ्रष्टाचार रोकेगी और हर गरीब का पक्का घर, महिला सुरक्षा एवं रोजगार लाकर समृद्ध राजस्थान बनाएगी। उन्होंने कहा कि पूरा राजस्थान एवं मेवाड़ क्या सोच रहा है यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है और राजस्थान ने आह्वान कर दिया है कि राजस्थान बचाएंगे, भाजपा सरकार को लाएंगे। मोदी ने कहा कि जब अपराध की खबरें आती हैं तो बड़ा दुख होता है और वो दुखी मन से कह रहे हैं कि
आज जब अपराध की बात आती है तो कौन सा राज्य शीर्ष पर आता है? ये हमारा राजस्थान आता है। इसी तरह महिलाओं, दलितों एवं पिछड़ों पर अत्याचार की बात होती है तो राजस्थान नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा, मैं जनता के दुख को साथ पूछना चाहता हूँ कि आपने 5 साल पहले इसके लिए कांग्रेस को वोट दिया था। राजस्थान में कांग्रेस ने लोगों को भ्रम में डालकर सरकार तो बना ली, लेकिन वो सरकार चला नहीं पाई। मोदी ने कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान में दुश्मन पर धोखे से वार नहीं करने की परंपरा रही है। उसे राजस्थान में कपड़े सिलाने के बहाने आते हैं और बिना डर खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और इसके बाद गर्व से इसे वायरल भी करते हैं। मोदी ने कांग्रेस पर वोट बैंक का डर सताने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में त्योहार भी शांति से नहीं मना सकते हैं, क्योंकि कब दंगे भड़क जाएं। कांग्रेस ने ऐसा माहौल बना दिया और इस विकास विरोधी माहौल को बदलना होगा। बहरहाल दोस्तों, राजस्थान में क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी जीत पाएगी दोस्तों या टक्कर भी दे पाएगी कांग्रेस को? आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या राय है। अगली खबर की बात करें, जहां G20 को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है। G20 के लिए लगाए गए फव्वारों में जमी कई गमले चोरी, सूखने लगे पौधे। तस्वीरों में हाले हकीकत बताते राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान साज सज्जा के लिए लगाए गए फव्वारे व पौधे रख रखाव के अभाव में खस्ता हो रहे हैं। कई जगहों पर तो फव्वारों में काई तक लग गई है, कई जगहों पर गमलों को चोर ले गए हैं और पौधों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। इससे फुटपाथ से सड़कों तक इनकी मिट्टी फैल रही है। वहीं समय पर पानी नहीं मिलने से कई पौधे सूख गए हैं। मथुरा रोड, मंडी हाउस, फिरोज शाह रोड, प्रगति मैदान व दिल्ली गेट के पास स्थिति खराब है, लेकिन ना तो एनडीएमसी इसकी सुध ले रहा है और ना ही स्थानीय प्रशासन को इसकी परवाह है। जी हाँ, इस पर आपका क्या टेक होगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा लिखकर। अगली खबर की बात करें, जहां राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन को डीरेल करने की सबसे बड़ी साजिश, बदमाशों ने रेलवे ट्रैक पर रखे पत्थर। जी हाँ, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा रेलवे ट्रैक पर सोनियाना और गंगरार के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल रेल ट्रैक पर कुछ बदमाशों ने पत्थर रख दिए थे। इस बीच वंदे भारत ट्रेन वहां से गुजरने वाली थी। अचानक लोको पायलट की नजर ट्रैक पर जमा किए गए पत्थरों पर पड़ी। लोको पायलट ने सूझबूझ से काम लेते हुए वंदे भारत ट्रेन को रोक दिया। इस दौरान 10 मिनट तक वंदे भारत ट्रेन खड़ी रही। ट्रैक से पत्थर हटाए जाने के बाद ट्रेन को दोबारा रवाना किया गया। दोस्तों, इसके पीछे किसकी ये सबसे बड़ी साजिश थी उसका पता लगाया जा रहा है, लेकिन सब में गौर करने वाली बात है कि आखिर क्या ये कोई आतंकवादी है या फिर लोकल लोग होंगे दोस्तों। लेकिन लोकल कोई ऐसा बड़ा काम करने की, बड़े हादसे को न्योता देने वाला काम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो भी होगा दोस्तों जांच में पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर वाकई में इससे ट्रेन गुजरती तो वो पटरी पर से स्पीड में जरूर उतरती दोस्तों, और एक बार वो उतरती तो उसके बाद अंजाम क्या होता आप सभी जानते हैं अच्छे से। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं अपराधियों को जल्द से जल्द भारतीय सरकार को पकड़ना चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और मोदी तो मुमकिन है जरूर कह दीजिएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में, भाई चारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत।